ऊपर वाला कहता है कभी उदास मत होना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। सामने नहीं पर तेरे आसपास हूँ। आंखों को बंद कर दिल से याद करना, मैं कोई और नहीं तेरा आत्मविश्वास हूँ। मैं कोई और नहीं तेरा आत्मविश्वास हूँ। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, इस्तकबाल, आदाब हमारे सभी दर्शकों का उनके अपने पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज के इस अंक में मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। किसी ने बिल्कुल सही कहा है दोस्तों, अगर जीवन हो तो लक्ष्य निर्धारित हो। बिना लक्ष्य मानो जीवन कुछ व्यर्थ सा है। अतः इस जीवन को लक्ष्य निर्धारित बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: जुनून, हौसला और अनुभव। जुनून हमसे वह करवाता है जो हम कर नहीं सकते। हौसला हमसे वह करवाता जो हम करना चाहते हैं। लेकिन अनुभव हमसे वह करवाता जो हमें करना चाहिए, जो हमें अपने इस जीवन को, इस लक्ष्य निर्धारित जीवन को सफल बनाने के लिए करना चाहिए। तो इसी के साथ, इस उम्दा सोच और आस के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना पहला सेगमेंट, आज का सुविचार। महात्मा गांधी ने कहा था, आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यदि खास मेहमान का बिहार के गौरव, बिहार की शान, ब्लड मैन ऑफ बिहार मुकेश हिसारिया जी का। मुकेश हिसारिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार, बिहार बिहान के सभी दर्शकों को नमस्ते। मुकेश जी, जैसा कि कहते हैं कि प्रकृति या ऊपर की दी वाली, सबसे ऊपर वाले की दी सबसे नायाब चीज़ होती है हम सबकी ज़िंदगी। और यह भी माना जाता है कि कई अच्छे कर्मों के बाद हमें यह जीवन मिलता है। तो और इसके सही मायने की बात करें तो वह होता है एक दूसरे के लिए जीना, एक साथ जीना। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ईश्वर ने अगर हमें मानव के रूप में जन्म दिया है तो हमें उपकृत किया है, और इसलिए हमें हर कदम पे मानवता निभानी चाहिए। हर कदम पे आसपास जितने पीड़ित व्यक्ति हैं उनके चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास करना चाहिए। अपने लिए तो हम लोग जीते ही जीते हैं, अगर आसपास किसी भी पीड़ित की सेवा किसी भी रूप में कर पाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि धन से सहयोग कर पाएँ, तन और मन से भी अगर उनके चेहरे पे मुस्कान ला पाएँ तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। ये सही मायने में हम लोग अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि अगर मन में सेवा की भावना है तो वो किसी भी तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि आज पूरी दुनिया, पूरा भारत देश जिसे जीवन मतलब लोगों के मसीहा के रूप में देखता है, जिन्होंने कई लोगों को जीवन दान दिया है, वह व्यक्ति जीवन में अपने बचपन में कैसा था? और क्या बचपन से ही समाज सेवा के लिए आपको प्रेरणा मिली थी, या बचपन से ही आपको समाज सेवा में आपकी रुचि रही है? इसके बारे में कुछ बताएं। हर बच्चों की तरह मैं भी उसी तरह नटखट था, गिरता था, पढ़ता था। लास्ट में बचपन से ही मेरा संघर्ष का जीवन शुरू हो गया था। लगभग 4 साल की उम्र में मैं 3 तल्ले छत से गिर गया था, फिर ईश्वर ने बचा दिया था। और जैसे और लोगों की ज़िंदगी चल रही थी, संघर्ष की आर्थिक परेशानी की वजह से परिवार जूझ रहा था हमारा। और 1991 में 1972 में मेरा जन्म हुआ था। 1981-82 में मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम, बाल मंडली कार्यक्रम होता था रविवार को, उस कार्यक्रम से मैं जो मुझे पारिश्रमिक मिलता था उससे मैं अपनी स्कूल फीस देता था। और बाद में जब 1991 में एक समय ऐसा आया जब मुझे अपनी माताजी को लेकर वेल्लोर जाना पड़ा था। CMC वेल्लोर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। ऑपरेशन के दरमियान माताजी को ब्लड की ज़रूरत थी, और माताजी का जो वार्ड था उसके बगल में ब्लड बैंक था। दिन में कई बार आने जाने के क्रम में हम लोग कई लोगों के चेहरे पे उनको रोते हुए देखते थे, दुखित देखते थे, ब्लड नहीं मिल रहा होता था। तो उसी समय से मेरे दिमाग में, चूंकि रोज़ का आना जाना था, रोज़ की ये चीज़ें आ रही थी, तो दिमाग में उसी समय कुछ लग रहा था कि कुछ ऐसा कर दे कि इनकी सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। और उसी समय जब वेल्लोर में, जब जिस धर्मशाला में, शांति भवन धर्मशाला में हम लोग रहते थे, तो हम लोग आपस में बैठते थे और जो यहाँ से हम लोग चावल खरीदते थे, गेहूँ खरीदते थे, आटा खरीदते थे, कि पब्लिक टेलीफोन बूथ का ज़माना था। तो हम लोग इस बात को डिस्कस करके, जब तक मैं वहाँ था, हम लोग उसी में से कई लोगों की ब्लड की ज़रूरत को पूरा कर रहे थे। और वहाँ से आने के बाद ये हमेशा कसक रहता था। और बिहार में आने के बाद और लगा कि ब्लड की कमी की वजह से कई लोगों की मौत हो रही है। आए दिन सुनते थे हम लोग समाज में, ऐसा लगता था कि लोग डेथ कर रहे हैं। तो फिर हम लोग धीरे धीरे, पहले हमने खुद का ब्लड डोनेशन शुरू किया, और साल में 2 से 3 बार मैं 1991 से कर रहा हूँ। अब तो 2 साल में 2 बार कर रहा हूँ। पहले 4 बार कर रहा था, फिर 3 बार कर दिया, अब 2 बार कर रहा हूँ। तो चूँकि लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हम अभी 2 बार साल में कर रहे हैं। और इसी से ये चल रहा है, जो सिलसिला चल रहा है, कारवा का रूप बन गया। जी सर।
आपको पूरा देश, क्या पूरा भारत देश आपको ब्लड मैन के नाम से जानता है। इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक भगवान निहित होता है जी। और उस भगवान ही आपसे समाज सेवा करवाता है। मैं कोई विशेष और लोगों से कुछ अलग नहीं हूँ। जी। बस ईश्वर ने अगर आपको माध्यम बनाया है तो आपको हर कदम पर हर समय सेवा करके माध्यम को मतलब उस माध्यम को सार्थक करने का प्रयास करते रहना चाहिए। और ईमानदारी से आप सार्थक करते रहेंगे तो लोग आपको कई नाम से जानेंगे। आपके प्रयास आपको नाम दिलाते हैं। और मैं खुद, मुझे कुछ जरा सा भी कभी उम्मीद नहीं था कि हम लोग इतने लोग जाएंगे, इतने लोग जानेंगे, इतने लोग पहचानेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि डर हमेशा एक ही चीज़ का बना होता है कि कोई पीड़ित व्यक्ति आए और कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं उसके मतलब काम को पूरा नहीं कर पाऊँ या उसके दुख को कम नहीं कर पाऊँ। बस इसी बात के डर की वजह से अब लगातार एक्सपेक्टेशंस लोगों का बढ़ता जा रहा है और इसी हिसाब से समाज सेवा का क्षेत्र भी विस्तृत हो रहा है। लोग आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। अब एक पूरी टीम खड़ी हो गई है। हम लोग एक संस्था है बनाए हुए हैं, माँ वैष्णो देवी सेवा समिति। उसमें 300 लोगों का परिवार बना हुआ है और हर कदम पे हर लोग, हम लोग मिलजुल के पूरी टीम समाज के लिए काम कर रही है। और ये टीम मतलब पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं हम लोग। जी जी। रक्तदान कह सकते हैं कि एक तरह का जीवन दान है और इसके ज़रिए आपने कई लोगों को नया जीवन भी दिया है। तो इस दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, जब 1991 में जब बिहार आने के बाद माता जी के ऑपरेशन के बाद जब घर आए, पटना आने के बाद हम जब भी पीएम से चुपचाप जाते थे। मेरा 12 फरवरी को जन्मदिन होता था तो उस दिन जाते थे और एक कभी अक्टूबर वगैरह में चले जाते थे। कभी उस तरह जब भी पीएमसीएच में जाते थे तो वहाँ लोगों के हम लोग घूमते थे, इमरजेंसी वार्ड में घूमते थे। कोई व्यक्ति अगर रोता होता था तो उसके लिए हम लोग जाके ब्लड डोनेशन कर देते थे। तो ये मेरा शुरू से सिस्टम बना हुआ था कि उसी दरमियान हम लोग को लगा कि इस पे हम लोग को ब्लड डोनेशन पे काम करते रहना चाहिए। क्योंकि रोज़ जब जाने के क्रम में, चूँकि पीएमसीएच के बगल में मेरी दुकान होती थी, गोविंद मित्रा रोड में मेरी दुकान है, तो वहाँ पे लोग आए दिन कोई दवा के लिए या कोई आता था तो लोगों को लगता था कि ब्लड की कमी की वजह से देखिए उनको ब्लड चाहिए। और हमारे यहाँ सब कुछ मांग लीजिए, उस ज़माने में कोई ब्लड नहीं देना चाहता था। जी जी। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने धीरे धीरे पहले खुद से हर काम की शुरुआत अपने घर से करनी होती है। तो मैं चूँकि माता जी को बचा के लाया था और ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया था, तो मैंने किया था, उसी समय प्रण किया था कि माता जी का ऑपरेशन, गंभीर ऑपरेशन अगर ठीक हो जाएगा तो मैं साल में 2 से 3 बार ब्लड डोनेशन करूँगा। तो वो मैंने शुरू किया और उसके बाद लोग जुड़ते चले गए। चुनौतियों की जो बात कर रहे हैं हम लोगों ने 2006 में पहली बार एक सोशल मीडिया साइट्स पर ये पोस्ट डाला था। एक बच्चा आया था, दरभंगा का था, अपनी माता जी के लिए ब्लड मांग रहा था। तो हमने एक पोस्ट डाला था तो सारे दोस्त नाराज़ हो गए थे कि ये एंटरटेनमेंट साइट है, इस पर तुमने ब्लड का पोस्ट क्यों किया। और उसी में से एक दोस्त संजय है, वो जाके ब्लड डोनेट कर दिया। जब वो ब्लड डोनेट करके आया और हम लोग फिर सारे दोस्त उसके लिए उसी सोशल मीडिया साइट्स पर ताली बजा रहे थे, तो फिर अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने इसको एक मुहिम का रूप दिया। 2009 में हम लोगों ने पहली बार एक ब्लड डोनेशन कैंप किया। सोशल मीडिया पे लगभग 150 लोगों ने कहा कि मैं आ रहा हूँ ब्लड डोनेशन करने के लिए। हम लोग पूरी तैयारी कर ली कि 150 लोग आएंगे और वहाँ सिर्फ 6 लोग आए। तो ये सब चुनौतियों के बीच से मतलब लोग ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहते थे। और जब लोगों को पता चला कि आप सामने वाला व्यक्ति अगर 40 बार डोनेशन कर चुका है, 30 बार डोनेशन कर चुका है, उन लोगों को हम लोग मोटिवेट करते थे कि देखिए जब 1991 में मेरा 40 किलो वजन है और जिस समय हर बार अब ब्लड डोनेशन करने के बाद लगभग 1 से 2 किलो वजन बढ़ रहा है। और लोगों को बताते थे कि आपके शरीर में अगर खून है तो हम लोग दुनिया कहीं भी चांद पे पहुंच गई, लेकिन आज तक ब्लड डोनेशन का सब्स्टिट्यूट हम लोग नहीं खोज पाए। तो ये हमारे देने से ही पूरा होगा। और हर बाद में हम लोगों ने गूगल वगैरह पे सर्च किया, कई डॉक्टरों से मिले, लोग बताते हैं कि 35 दिन के बाद आपका 1 यूनिट ब्लड डैमेज हो जाता है। वो अपने आप, ये प्रकृति का नियम है। तो अगर जो आपके शरीर में खून आपका खुद का खून खराब होता है, उसकी जगह नया खून बनता है। तो उस खराब होते हुए खून से अगर 3 लोगों की जिंदगियां बच जाएं तो ऐसा करना चाहिए और लोग कर रहे हैं। और ये एक मुहिम का रूप ले चुका है। आज रक्तदान आए पिछले 5-7 साल 10 साल में आपको पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में आपको ऐसा कभी नहीं सुनने को मिलेगा कि अमुक व्यक्ति ब्लड नहीं मिलने की वजह से उसका देहांत हुआ है। बिल्कुल, मतलब आपने आम जनता को इस मुहिम में यह मतलब इस तरीके से मोटिवेट किया कि मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंस, अगर आप ब्लड भी देते हैं तो आपके शरीर में किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती। अगर हम अच्छे से खान पान पर ध्यान दे तो वो
दोबारा हो सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इस मुहिम में जो आपने लोगों को प्रेरणा दिया, प्रेरित किया, तो किस तरीके से आपने इन सारे लोगों को मनाया? जैसा कि अभी आपने कहा कि आपने 150 लोगों का इंतज़ाम किया था ब्लड डोनेट करने के लिए, लेकिन सिर्फ 6 लोग आए, तो उन्हें आपने किस तरीके से इस चीज़ के लिए प्रेरित किया? हम लोग या इस जब मुहिम में शामिल किया? जब इस तरह की जब हमने कहा कि सोशल मीडिया पे संजय नाम के दोस्त ने, बचपन के दोस्त ने ब्लड डोनेशन किया, तो जी। फिर पता नहीं कहाँ से कोई प्रेरणा आई होगी, हमको पता नहीं है। फिर हम लोगों ने उसका फोटो डाल के लिखा कि आज हमारे युवा रक्तवीर संजय जी ने ब्लड डोनेशन किया। हर व्यक्ति लोग, फिर हम लोग एक कार्यक्रम, छोटे छोटे कार्यक्रम में उनको ऑनर करवाते थे जी। और एक मोमेंटो देते थे। वो अपने मोमेंटो को घर पे ले जाते थे या अपने ऑफिस में या दुकान में, चूंकि व्यवसायियों का ग्रुप है माँ वैष्णो देवी सेवा समिति जी, परिवार, जी। तो वो अपने दुकान में रखते थे। वो पूछे क्या है भाई, हमने ब्लड डोनेट किया तो ये हमको जी। प्रतीक चिन्ह मिला। तो लोगों को लगा कि आज संजय ब्लड दिया तो उसको ऑनर मिला है, कल हमको भी मिलेगा। तो धीरे धीरे जागरूकता आने लगी। लोग देख रहे हैं कि अगर संजय परसों ब्लड डोनेट किया है लेकिन उसके सेहत पे कोई असर नहीं हुआ है। जी। लोगों को पता चलने लगा कि नहीं, ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं है। बदले में अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं तो वो खुशियाँ कई गुना ज़्यादा आपके परिवार के लिए वापस आती हैं, दूसरे रूप में आती हैं। तो ये सब चीज़ें बता के हम लोग इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचा पाए हैं। और ये व्यक्ति विशेष का प्रयास नहीं है, ये सामूहिक प्रयास है, पूरी टीम का प्रयास है। पूरे देश के लोग इसमें जुड़ के इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचाए हैं। जैसा कि आप बतौर समाज सेवी समाज कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत हैं और अपना योगदान देते आ रहे हैं, रक्तदान जीवन दान के अलावा ऐसी कौन कौन सी बिंदु हैं जिन पे आप समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दें। हम लोग अपनी टीम के साथ जिन घरों में आर्थिक परेशानी की वजह से शादियां रुकी हुई हैं, जिन बहनों की शादियों में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनकी शादियों में माध्यम बनने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। ब्लड डोनेशन के साथ साथ हम लोग अभी थैलीसीमिया एक बीमारी है, जी जी। ये बिहार में लगभग 4000 बच्चे हैं जिनको हर 15 दिन पे जीने के लिए ब्लड चढ़ाना पड़ता है। जी। उस परिवार के दुख में, उनके दुख को कम करने के लिए हम लोग ब्लड से उनकी मदद कर रहे हैं। साथ में उनका हम लोगों ने HLA मैच होता है जिसमें भाई बहन, सगे भाई बहन से उनका मैच होता है। वो पिछले साल 23 फरवरी 2020 को हम लोगों ने मैच करवाया था। उसमें से 38 बच्चों का अपने भाई बहनों से मैच हुआ है। उनके बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम लोग माध्यम बन रहे हैं और उसके लिए जो पर्याप्त राशि की ज़रूरत है वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और कोल इंडिया के सहयोग से डायरेक्ट हॉस्पिटल के अकाउंट में चली जाती है। इस साल लगभग 5 बच्चों का ऑपरेशन हुआ है। आज कल में हमारे क्या नाम है, लालगंज के अंश का ऑपरेशन होना है CMC वेल्लोर में। हम लोग आपसे दुआ करेंगे, आपसे आग्रह करेंगे कि आप उस बच्चे की ऑपरेशन बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए आप लोग उनके लिए दुआ करें कि वो ऑपरेशन भी सफल हो। पिछले हफ्ते दलसिंह सराय के आदित्य राज का ऑपरेशन हुआ है, वो सफल हुआ है। तो थैलेसीमिया के साथ साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में अगर हमारे पास आ जाता है तो हमारा प्रयास होता है कि हम लोग उसके चेहरे पे मुस्कान लाएं किसी भी रूप में। जी जी, ये तो आपकी बहुत ही अच्छी कोशिश है लोग मतलब समाज हित के लिए। अगर आपकी उपलब्धियों सेवाओं की बात करें तो पूरी लिस्ट लेकर बैठे तो शायद हमारा समय कम पड़ जाए, लेकिन आपका एक संकल्प है ज़िंदगी के बाद भी जिंदा रहने का संकल्प, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हम लोग समाज में जब काम करते हैं तो कई तरह के लोग आमने सामने आते हैं। तो कई मरतबा हम लोगों को लगता था कि नेत्रहीन लोग जब सड़क पार कर रहे हैं तो उनको अगर हम लोग उनका हाथ पकड़ के सड़क पार करते हैं, उन अपने आप में कल्पना करते हैं कि अगर हमारे आँख पे पट्टी लगा दी जाए तो उसकी स्थिति हम कितनी देर रह पाएंगे या कितनी देर चल पाएंगे। तो हम लोग जब कई संस्थाओं की मदद से हम लोग को मौका मिला इससे जुड़ने का, तो हम लोग गहराई में गए। बचपन से हम लोग सुनते रहते थे कि अगर नेत्रदान मरणोपरांत अगर नेत्रदान करते हैं तो आंखें निकाल ली जाती है, उसकी जगह वो जो हम लोग कंचे खेलते हैं वो डाला जाता है। जब इसके तह में गए तो पता चला ऐसा कुछ नहीं है। ये काली वाली परत है, इसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की छोटी सी परत है। सिर्फ उसको निकालने से 2 से 3 लोगों को जो क्रोनिया की वजह से ब्लाइंडनेस है उसको दूर किया था। तो फिर इस अवेयरनेस में हम लोग लग गए और हम लोगों ने 2014 से इस मुहिम को मतलब शुरू किया और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा पूरे हर लोग इसका साथ दे रहे हैं और 400 से ऊपर आई डोनेशन हो चुका है। लगभग 800 से 900 लोग जो क्रोनिया की वजह से ब्लाइंडनेस है उसको दूर करने में हम लोग सफल रहे हैं। पूरा बिहार सफल रहा है। श्रीलंका एकमात्र देश ऐसा देश है जहाँ क्रोनिया की वजह से कोई ब्लाइंडनेस नहीं है। वो जो क्रोनिया का डोनेशन है वो दूसरे देश को डोनेशन के रूप में देता है। तो जब श्रीलंका जैसा देश कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। इस मुहिम के साथ साथ हम लोग जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान, अंगदान और देहदान। अंगदान एक ऐसी प्रक्रिया है, लाखों करोड़ों लोग किडनी, लीवर, हार्ट और भी शरीर के
की ज़रूरतों को वजह से मतलब जी दुखित हैं और तकलीफ में हैं। जी जी और अगर कोई ब्रेन डेड का केस आता है, उस केस में हम लोग परिवार वालों से उनको बताते हैं कि अब तो अंतिम समय है इनका, अगर हम लोग इनका हार्ट, लीवर या किडनी वगैरह कुछ डोनेट कर देते हैं तो शरीर एज इट इज़ दिखेगा और इससे कई लोगों की ज़िंदगियां बच जाएंगी। जी जी ये हो गया देहदान, अंगदान हो गया। और ये देहदान वाली प्रक्रिया क्या है कि हर मेडिकल कॉलेज को साल में 2, 4, 5 बॉडी की ज़रूरत होती है, ताकि जो बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं उनको साक्षात मतलब मिल जाए, कोई डमी मतलब के जरिए वो सीखे नहीं, वो साक्षात बॉडी मिल जाए। तो फिर हम लोग देहदान के लिए भी प्रयासरत कर रहे हैं और पिछले 2-3 साल में 2-3-4 लोगों ने देहदान किया है। मरणोपरांत देहदान करके इन बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो एक डॉक्टर की लिस्ट तैयार हो रही है, डॉक्टर बन रहे हैं, उनके काम आ रहे हैं। तो ये हम लोगों ने एक नारा भी दिया है और इस नारे के जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान, अंगदान, देहदान। बहुत बहुत ही सही, बहुत सही। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जिस तरीके से आपने इस कार्य को बड़े पैमाने पे पहुँचाया है, तो किन किन चुनौतियों का या किस तरीके से आपने लोगों को मतलब प्रेरित किया या उन्हें कन्विंस किया इन सारी चीज़ों के लिए? देखिए, लास्ट ईयर मेरी माताजी का देहांत हुआ था 20 जुलाई को, जी और कोरोना की वजह से उनका देहांत नहीं हुआ था। कोरोना पीरियड था और कोरोना की वजह से सब लोग डरे हुए थे। तो आज अगर हम लोग किसी को जो आप बोले परेशानी का सामना करना पड़ा, आज अगर हम लोग किसी को बोलते हैं कि नेत्रदान आपने करवाया क्या, तो लोग वस्तु स्थिति नहीं जानते हैं। लोग ये बोले कि आपने अपनी माताजी का किया था। कोरोना काल में सब कुछ बंद था, नहीं हो पा रहा था, माताजी की इच्छा थी, हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए थे। तो हम लोग को जो परेशानी का सामना करना पड़ता, लोग इस तरह कटाक्ष करते हैं, तो ये एक सामना करना पड़ता। लेकिन हम लोग उसके बावजूद, कई ऐसे परिवार हैं, खुद लोग बोलते हैं, लोग अभी संकल्प ले रहे हैं, कई मैसेजेस हम लोगों के पास आते हैं कि अब हम लोग आप एक हमसे शपथ पत्र भरवा लें। तो हम लोग कई संस्थाओं की मदद से इस मुहिम को कारगर करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, जैसे कि जो भी आप सेवाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अगर शहरी स्तर पे बात करें तो वह इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स या और भी कई सोशल साइट्स के ज़रिए उन तक पहुंचते हैं। लेकिन वो लोग जहाँ पे खासकर रिमोट एरियाज़ जहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उन तक आप अपनी बातें किस तरीके से पहुँचाते हैं? हम लोग जो सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम जो करते हैं ना, तो उसमें हम लोग लगभग हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग 30-40% मुखिया के द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं। जो बिहार में जितने छोटे छोटे जगह हैं बिहार में, और जो चूँकि हम लोग व्यवसायी हैं और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग के 300 लोगों को का जो ग्रुप है, उस ग्रुप के माध्यम से हम लोग उस गांव तक पहुंचते हैं अपने कस्टमर के माध्यम से। और मंदिर, जितने मंदिर या कोई धार्मिक स्थल, किसी भी धार्मिक स्थल पर हम लोग छोटे छोटे पोस्टर के माध्यम से उन तक पहुंचते हैं और अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इसमें सफल भी होते हैं, लोग जुड़ते हैं, कारवा बनता है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। जी जी, मुकेश जी, अभी अभी आपने जिक्र किया शादी समारोह का। अगर आपकी सेवाओं की बात करें तो उनमें शादी रचवाना आपकी एक सेवाओं में से एक है। तो इसके पीछे की क्या प्रेरणा है? बिकॉज जैसे देखा गया कि आप हर साल 51 लड़कियों या जोड़ियों की शादियां करवाते हैं, तो इसके पीछे की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, हम लोग करवाते नहीं, हम लोग, ईश्वर ने हम लोगों को माध्यम बनाया है। हम लोग सिर्फ माध्यम बने हुए हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ईश्वर जैसे जैसे बोल रहा है उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा 2009 में हम लोग 2-3 दोस्त मिलकर एक बैठे हुए थे। हम लोगों ने डिस्कशन किया कि आप लोग रविवार को हम लोग कोई ऐसा काम करेंगे कि हम लोग अपने आसपास के लोगों को, अगर कोई दुखित है तो उसकी मदद करेंगे। हम लोगों को कुछ नहीं पता था कि हम लोग क्या करेंगे। और अक्टूबर महीने में 2009 में संस्था बन गई। संस्था बनने के बाद क्या हुआ कि हम लोग सोचे कि अब करें क्या। तो उसी समय राजा पाकड़ वैशाली में एक जगह है, एक अखबार में एक समाचार आया कि आग ने कर दिए शादी के सपने खाक, इस टाइप से एक हेडलाइन आया। हम लोगों ने उस मीडिया हाउस के पास हम लोग गए और शनिवार का दिन था, उनके मीडिया हाउस से हमने एड्रेस लिया कि 16 शादियाँ एक साथ कैंसिल हुई थी उस गांव में, राजा पाकड़ में वो 16 शादियाँ कैंसिल हुई थी। उनके पास हम लोग गए, रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। हम लोग सब बिजनेसमैन लोग गए, उनसे पूछे कि आप लोग कैसे मदद ले पाएंगे। तो वहाँ से एक 6 लोग तैयार हो गए कि हम लोग सामूहिक विवाह का कार्यक्रम अगर आप लोग करवाएंगे तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सामूहिक विवाह का कंसेप्ट राजा पाकड़ वैशाली से 2009 में आया और आज तक आपको जानकर आश्चर्य होगा 488 बच्चियों की शादी का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पिछले 12 साल में हो चुका है। और अगर इस पर माध्यम बनाता रहेगा तो ये कंटिन्यू रहेगा, आगे भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि इस तरह का कार्यक्रम होता रहे। जी, बहुत बहुत सही। और ये भी देखा गया कि इन शादी समारोह में आप हर साल किसी ना किसी मुद्दे को उठा लोगों को
जागरूक करते हैं, जैसे कभी कैंसर से पीड़ित तो कभी थैलीसीमिया जिसकी आपने जिक्र भी की, तो इसकी क्या कुछ खास वजह? देखिए 2010 में ये शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ था। उसके बाद हर साल एक चैलेंजेस था कि हम लोग इस कार्यक्रम को बड़ा कैसे बना पाएँ, कैसे और लोगों को जोड़ पाएँ, कैसे हम लोग इस मतलब ज़रूरतमंद को अपने तक मतलब जो ज़रूरतमंद बच्चियां हैं, बहनें हैं, उनको कैसे हम लोग यहाँ तक ला पाएँ। तो हम लोगों ने क्या किया कि चूँकि ये कार्यक्रम धीरे धीरे एक लोकप्रिय कार्यक्रम हो रहा था, सारे राज्य की नज़र होती थी इस कार्यक्रम पे। 2013 से हम लोगों ने पूरी संस्था ने डिसाइड किया हम लोगों कि हम लोग इसको एक टॉपिक पे मतलब बांध के रखते हैं। जैसे बाहर 51 मंडप होता था, 51 पंडित होते थे, तो हम लोग चाह रहे थे कि जो बाहर से जो उनके अटेंडेंट आए हुए हैं उनको बांट दें, एक ही जगह भीड़ नहीं हो। तो उसके लिए हम लोग हॉल के अंदर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते थे और बाहर शादी का कार्यक्रम चलता होता था। उस बीच हम लोग जो अंदर जो कार्यक्रम होता था उसको एक हम लोग मुद्दे से जोड़ देते थे। 2013 में हम लोगों ने इसको भ्रूण हत्या से जोड़ा था। जानी मानी एंकर ऋचा अनिरुद्ध जी को हम लोगों ने इन्वाइट किया था और वो आकर लोगों को बताई थी कि भ्रूण हत्या से हम लोग को बचना चाहिए। 2014 में हम लोगों ने नेत्रदान पे नेत्रदान कई सिंगर को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। उस समय जीतन राम मांझी सर थे, माननीय मुख्यमंत्री। उन्होंने पूछा कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं। हम लोग बोले कि यहाँ पे एक भी आई बैंक नहीं है और चूंकि आईजीएमएस में प्रस्तावित था वो आईजीएम बनना, संयोगवश 2014 में हम लोग के कार्यक्रम के 6 महीने के बाद ये आई बैंक की स्थापना हुई। 2015 में हम लोगों ने एसिड पीड़ित बच्चियों को हम लोग लेके आए। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी आए और पूछे आप क्या संदेश देना चाहते हैं। हम बोले इन बच्चियों के लिए आपको कुछ अलग से सोचना चाहिए। वो 2 महीने के अंदर में सभी बच्चियों, बिहार की बच्चियों को उन्होंने 3 से 5 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की। 2016 में हम लोग थैलीसीमिया को लेके आए। पूरा बिहार कितने लोग जानते थे हमें पता नहीं। जब हम लोगों ने शिद्दत से इन बच्चों को महसूस किया, इनके तकलीफ को महसूस किया, पीएमसीएच में जो रोज़ सुबह जो बच्चे आते हैं जिनको 15 दिन पे ब्लड चढ़ाना पड़ता है, उनकी माताएं या उनके फादर को हम लोग देखते थे ब्लड की कमी की वजह से जूझते हुए और ब्लड नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने थैलीसीमिया को उस समय से अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया और इन बच्चों के लिए हम लोग ब्लड की व्यवस्था करने लगे। थैलीसीमिया आप और हम आपके माध्यम से बताते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिस घर में इस तरह के बच्चों का जन्म हो जाएगा उस परिवार का अमन, चैन, सुख सब समाप्त हो जाता है। हम लोग के संपर्क में 30 ऐसी महिलाएं हैं जिनको उनके पति ने इसलिए छोड़ दिया है कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया। आज आपके माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि जिस तरह हम लोग कुंडली मिलान करते हैं उस तरह अगर हम लोग एक टेस्ट होता है शादी से पहले, HbA2 टेस्ट, अगर ये HbA2 टेस्ट करवा के 2 थैलीसीमिया माइनर की शादी को अगर हम लोग रोक पाएंगे तो इस तरह के बच्चे धरती पर नहीं जन्म लेंगे। तो आज जिस तरह हम लोग कुंडली मिलान पे जोर देते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हम लोग HbA2 टेस्ट करवा लेंगे तो इस तरह के बच्चे धरती पर नहीं जन्म लेंगे। 2 थैलीसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है। हम भी थैलीसीमिया माइनर हो सकते हैं, कोई भी थैलीसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है। 2 थैलीसीमिया माइनर की शादी से 50% संभावना ऐसे बच्चे पैदा होने की है जिनको जन्म से लेके आखिरी क्षणों तक हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। जी, तो इसके कुछ खास सिम्टम्स रहते हैं? अगर मान लीजिए कोई लोग इस बीमारी से जूझ रहा है तो इसके कुछ खास सिम्टम्स होते हैं क्या? बच्चा पीला पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, हेमोग्लोबिन उसका 9 ग्राम हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है आजीवन। जैसे हमको जीने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, वैसे इनको हर 15 दिन में उनको ब्लड नहीं चढ़ाएंगे तो वो बच्चा बहुत दिन सर्वाइव नहीं कर जाता। उन बच्चों को ब्लड के साथ साथ उनको हर मतलब आयरन कम, ब्लड जैसे ही चढ़ता है तो उनको आयरन कम करने की दवा की ज़रूरत होती है। तो आयरन कम करने की दवा की भी व्यवस्था उनको देनी है। उनको आयरन से जुड़े खाने नहीं खिलाने होते हैं। तो यही मतलब सिम्टम है उनका कि उनको मतलब बहुत बच्चा तकलीफ में होता है। इसको मतलब शब्दों में हम लोग उनकी तकलीफ को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी थैलीसीमिया पीड़ित बच्चा है, अगर वो बहुत तकलीफ में है, आप बिहार बिहान के माध्यम से हम तक आएँ। हम लोग नहीं कह सकते कि हम लोग क्या कर पाएंगे, लेकिन हमारा पूरा प्रयास होगा उनको उनके चेहरे पे मुस्कान लाने का। थैलीसीमिया जैसी बीमारी क्या है और किस तरीके से हम इससे निजात पा सकते हैं? और हर साल शादी समारोह के जरिए आप लोगों तक एक मुद्दे के जरिए लोगों को जागरूक करते हैं। अगर बात करें 2021 की, तो इस साल आपका क्या मुद्दा होगा लोगों को जागरूक करने के लिए? देखिए, थैलीसीमिया जो बीमारी है, इससे ग्रसित बच्चों ने हम लोगों को नई प्रेरणा और नई ऊर्जा दी है। आज हम लोग इन बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाकर इनकी सेवा करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी के तहत हम लोग इस साल अंत तक हम लोग बिहार को
एक नॉन कमर्शियल मॉडल ब्लड बैंक दे रहे हैं, जिसका कोई कमर्शियल यूज नहीं होगा, जहां इन बच्चों को आराम से हम लोग बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी पैसे के इन बच्चों तक ब्लड की व्यवस्था इनको ले करवाएंगे। हेमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें ब्लड रुकता नहीं है, इन बच्चों के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। HIV से जो किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से HIV के शिकार हुए हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, उनको अगर ब्लड की ज़रूरत होगी तो उस ब्लड बैंक के माध्यम से हम लोग ब्लड देंगे। और जो पूरे बिहार से लोग आते हैं जिनको पटना में ब्लड की कमी की वजह से का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए हम लोग इस ब्लड बैंक के माध्यम से ब्लड की व्यवस्था करेंगे। पहला प्रयास हम लोग को इस साल अंत तक किसी भी समय, हम लोगों ने दरियापुर गोला है ब्रह्मस्थान मंदिर के पीछे ये ब्लड बैंक का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य ने तन मन धन से सहयोग किया है। ये ब्लड बैंक हम लोग इस साल अंत तक समाज को समर्पित करके हम लोग अपनी एक नई मुहिम के साथ फिर अपने हम लोग शुरू करेंगे। हमारी भी यही कोशिश रही है, जिस तरीके से आप अपने सफ़र को आगे बढ़ा रहे, अधिक से अधिक लोगों का योगदान मिले आपको। अगर बात करें कोरोना काल में आपके कार्य और योगदान की, तो वो भी काफ़ी सराहनीय है। तो उस समय के कुछ अनुभव को हमारे साथ साझा करें। देखिए, इस सेकेंड जो पैंडमिक था, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे जी। हम लोगों ने एक मतलब सामूहिक रूप से एक दिन रात में हम लोग बैठे और बैठ के हम लोगों ने डिसीजन किया कि किस ऐसे क्षेत्र में हम लोग मदद कर पाएंगे। चूँकि प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट जो बहुत ज़्यादा थी, ऑक्सीजन की जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, हम लोग बिल्कुल -0.001% पे भी नहीं थे, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने देखा एक क्षेत्र छूट जा रहा था और लोग अंतिम संस्कार में सहयोग नहीं कर पा रहे थे, परिवार वाले अंतिम संस्कार में सहभागी नहीं बनना चाहते थे। कई हॉस्पिटल में डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, कई हॉस्पिटल वाले हम लोगों को फ़ोन कर रहे थे। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया, जब एकदम शीर्ष पे चला गया था कोरोना, उसी समय हम लोग यहाँ पर पटना में बांस घाट और गुलबीघाट 2 घाट गए और दोनों घाट पे हम लोगों ने ये मतलब लाइन लेंथ सेट किया। एक पंडित से बात किया, एक हजाम से बात किया, एक दुकानदार से बात किया और डोम राजा जी से बात किया। इन दोनों जगह हम लोगों ने बातचीत की, एक एम्बुलेंस वाले से बातचीत की। सबको हम लोगों ने एडवांस दे दिया कि कहीं से हम आपको फ़ोन करेंगे तो आप इन डेड बॉडीज़ को आपको उठाना है। तो ये लोग 4-4 लेबर अपने पास रखे हुए थे और जब भी ज़रूरत होती थी हम लोग बताते थे कि एम्स से ये बॉडी उठनी है, और ये एम्स से बॉडी उठती थी। बांस घाट जाना होता, बांस घाट पे भीड़ बहुत ज़्यादा है तो गुलबी घाट जाना था। तो ये सारा सीक्वेंस बना के हम लोग इसमें माध्यम बन रहे थे। जब परिवार वाले नहीं जा पा रहे थे और परिवार वाले बोल रहे थे कि आप व्हाट्सअप कॉलिंग के माध्यम से आप दर्शन करवाइए, तो ये सब प्रक्रियाओं में भगवान हम लोग को माध्यम बना रहा था। और हम लोग ऐसा कभी भी वक्त नहीं रहा कि जब किसी की सहायता में हम लोग पीछे रहें। और सब 250 से ऊपर दोनों कोरोना काल मिला के 250 से ज़्यादा बॉडी अंतिम संस्कार डिस्पोजल में ईश्वर ने हम लोग को माध्यम बनाया और हम लोग के लिए अच्छा लगा। इस दुखित बेला में हम नहीं ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा मौका किसी परिवार में आए, लेकिन हर व्यक्ति को हम लोगों का एम्बुलेंस वाले से लेके घाट पे जितने लोग थे, डोम थे, नाई थे, हजाम थे, पंडित थे और दुकानदार थे, सब लोगों ने भरपूर तरीके से एक टीम बना के सहयोग किया, तब हम लोग इस पैंडेमिक से बाहर निकल पाए। आपकी यह सेवा बिल्कुल वाकई सराहनीय योग्य, बिकॉज एक कुछ समय पहले एक ऐसा दुष्काल आया था जहाँ पे अपने लोग चाह के भी अपनों के साथ खड़े नहीं हो पाए थे। उस ऐसी परिस्थिति में आप सामने आके उन लोगों की सहायता की, वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। जैसा कि ऐसा आप हमने यह भी सुना है कि मुकेश हिसारिया जी का काम बोलता है, ऐसा बॉलीवुड के कई कलाकारों को अब मानना और कहना है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहेंगे, आप अगर नाम के पीछे नहीं भागेंगे, आपका मिशन सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट, आप अगर आपकी एकाग्रता सिर्फ सेवा पे होगी, तो ये सब चीज़ें आपके साथ आती रहेंगी। अगर आप नाम के पीछे भागेंगे तो नाम नहीं मिलेगा। अगर आप कर्म करते जाएंगे तो आप उस कर्म के पीछे आप अपना कंसंट्रेट करते हैं, अगर एकाग्रचित करते हैं अपने आप को, तो इस तरह की चीज़ें होते रहेंगी। 2013 में इसी सिद्धार्थ वासु जी के आमंत्रण पे हमारी टीम को हमारे साथ हमारी पूरी टीम को आमंत्रण मिला था केबीसी के सेट पर, और वहाँ लगभग हम लोगों को 15 से 20 मिनट उनके साथ हम लोगों को मतलब मौका मिला था उनसे बातचीत करने का। और उन्होंने पूछा आप लोग कैसे चीज़ें कर रहे हैं। 2016 में किंग खान साहब ने मतलब पूरे देश से 10 लोगों में हम लोगों को चुना। 2017 में कपिल शर्मा शो में हम लोग को आमंत्रण मिला। तो अगर आपका मिशन सिर्फ और सिर्फ सेवा होगा तो ये सब चीज़ें अपने आप आपके पीछे चली आएंगी। जी,
अगर आपसे पूछे कि बतौर समाज सेवी अगर हम समाज कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं तो हमें किन किन प्रक्रियाओं को खुद अपने आप में अपनाना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने सेवा के जरिए अगर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग झूठ बोलने से बचना चाहिए। जी। झूठ बोलने के लिए आपको झूठ हमेशा याद रखना पड़ता है, सच को कभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। और कर्म के लिए आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से सहयोग करें, आप तन और मन से सहयोग कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को पानी पिलाकर आप उसका सहयोग कर सकते हैं, किसी नेत्रहीन दिव्यांग को आप सड़क पार करवा के उनके मंजिल तक पहुंचा के उनकी मदद कर सकते हैं। आपके घर में आपके कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए मतलब किसी काम की नहीं है, उस चीज़ को किसी ज़रूरतमंद उस चीज़ का इंतजार कर रहा है, उस ज़रूरतमंद तक आप पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया आजकल आपके पास प्लेटफॉर्म है, कई ऐसी चीज़ें हैं आपके पास जो आपके घर के लिए बिना काम की हैं। आप उस चीज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचाकर आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। जी। तो ये एक छोटा सा है जो हम लोग जिस मिशन के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपकी सेवाओं की बात करें तो आपने कई बड़े बड़े सेवाओं में अपना योगदान दिया है और कई चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ा। अगर आपसे पूछे कि इन चुनौतियों को सामना करने के लिए आपको किससे प्रोत्साहन मिलता है, कौन आपको मोटिवेट करते थे, या अपने इससे प्रेरणा स्रोत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? हमारी माता जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमारी प्रेरणा स्रोत थी। जी जी। आज जो काम कर रहे हैं उनके पीछे वही थी। और आज और आज की युवाओं से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवाओं से यही बोल रहे हैं कि आपके आसपास अगर कोई भी व्यक्ति है किसी रूप में दुखित है, ईश्वर ने अगर आपको मानव के रूप में जन्म दिया है तो हर कदम पे मानवता निभानी चाहिए। हर समय पे कर्म, जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, आदमी को कर्म करते रहना चाहिए। कर्म की पोटली साथ में जाएगी, पैसे की पोटली साथ में नहीं जाएगी। हमारे आदमी व्यक्ति कर्म से पहचाना जाएगा। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, आप अपने नाम से नहीं पहचाने जाएंगे, आपके कर्म आपके नाम को ऊपर लेके चला जाएगा। जी। यूँ तो आपका हर कार्य मतलब आपको आपके जहन में याद रहने वाला है, जिससे आपको खुशी मिलती है। फिर भी ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसी कोई घटना जो आप हम सभी के साथ साझा करना चाहते हो? कई ऐसी घटनाएं हैं जब बच्चे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके जब पटना आते हैं और जब बच्चे और उनके माता पिता पैर छूते हैं, तो मतलब ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब दिल को छू देती है और इससे और ऊर्जा मिलती है कि और बच्चे जो इस तकलीफ से हैं उनका हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट जल्द से जल्द करवा के उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह स्थापित कर पाएँ। और एक छपरा के आसपास का एक बच्चा है, अमनौर का बच्चा है, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चा, जब पटना आएगा ब्लड चढ़ाने के लिए, उसके फादर की भूंजा की दुकान है, वो हर बार भूंजा लेके आता है। तो इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को हमारा मनोबल बढ़ाती हैं और हम लोग को काम करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। जी। मुकेश हिसारिया जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे इस कार्यक्रम को मनोरंजन के साथ साथ जानकारी से लवरेज किया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे बिहार के शान, बिहार के गौरव, ब्लड मैन ऑफ बिहार, मुकेश हिसारिया जी। जैसे कि दर्शकों, हम सभी ने बचपन में कई काल्पनिक सुपर हीरोज़ की कहानियाँ सुनी थी, लेकिन आज आपको हमने मिलवाया आज के रियल हीरो से। तो इनसे मिलकर आपको कैसा लगा, इसके लिए अपने सुझाव हमें ज़रूर लिखें, जिसके लिए आपको ज़रूरी है हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है director ddkpatna@gmail.com।